अरविंद गौतम और आप देख रहे हैं द वॉइस 100 चैनल। आज की चर्चा में शैलेंद्र याज्ञिक जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि मौजूदा देश में जो चुनाव चल रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की तरफ से जो है यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया और एनडीए की तरफ से आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। इस बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं। तो शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। एनडीए की तरफ से एनडीए ने विपक्ष के सामने एक ऐसा सवाल रखा है या कहूँ ऐसा उम्मीदवार रखा है कि किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए मजबूर कर दिया बीजेपी ने। राष्ट्रपति उम्मीदवार आदिवासी महिला है और बीजेपी के कद्दावर नेता बने। हालांकि उन्होंने दलित आदिवासी समाज के लिए इतना कोई खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। क्या कहेंगे इसमें? देखिए रमन जी, सबसे पहले तो हमें इस डमरू को समझना चाहिए। जो डमरू हम लोगों को बजाया जाता है और हम लोग उसी डमरू के तहत बजने लगते हैं। जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में बहुत से ऐसे नेता हुए हैं, चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम ले लीजिए, चाहे कर्पूरी ठाकुर, चाहे लोहिया, और उससे भी आगे जाएंगे तो आप ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ये बहुत से ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा उन्होंने एक ऐसा समाज को तैयार करने के लिए अपना पूरा जीवन दान कर दिया, लेकिन वो कभी भी इन ताकतों या इन विचारधारा के सामने झुके नहीं। हालांकि वो उस समय पर सही साबित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी लोग मान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और पढ़े लोग फॉलो करते हैं। अब हो क्या रहा है, इस पे अपन लोगों को एक गहन चिंतन, और आप चूंकि पत्रकार हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके अभी तक वही नेता, चाहे उनके परिवार के हो और चाहे उनके परिवार के रिश्तेदार हो, वही नेता हम लोगों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और उन्होंने एक सर्कल टाइप का, गोला टाइप का बना लिया है। उसी गोले में विपक्ष बन जाता है और उसी गोले में पक्ष बन जाता है। अब रही बात द्रौपदी मुर्मू की, तो आप भी पत्रकार हैं और आपको पता होगा कि कभी भी शायद आपने इनकी कभी ना तो भाषण सुने हुए और ना ही कभी जो एक बताया जा रहा है कि आदिवासी महिला है, कभी भी इन्होंने हकूक की, आदिवासियों की बात नहीं की। देखो, इस देश में अगर सबसे ज्यादा क्रांति लाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो मान्यवर कांशीराम थे, और मान्यवर कांशीराम ने वास्तव में ये बताया कि किस तरीके से, किस मिशन के तहत समाज को जागरूक करना है। उसके जब कांशीराम जी आए, उसके अगर आप पिछले हिस्से को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो इसी तरीके से कहीं डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई, उसके नाम पर वोट लिया गया, कहीं लोगों को मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, बहुत सी चीजें गई। लेकिन उस चीजों में जब कर्पूरी, अगर आप बिहार की राजनीति इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कोई बड़ा बहुजन समाज के लिए कुछ हुआ है तो बिहार से हुआ है, चाहे मंडल कमीशन लागू हुआ हो और चाहे जननायक कर्पूरी ने 42% का आरक्षण लागू किया था। तो बिहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश के लिए, और वहां से हम लोगों को समझना चाहिए कि जब भी बदलाव की स्थिति आती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम आज पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का, और शायद बन ही जाएंगे वो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन जब हम पिछले हिस्से में देखते हैं तो आप देखिए कोविड काल नहीं, आप देखिए रामनाथ कोविंद को देखिए। रामनाथ कोविंद 5 साल रहे, लेकिन कोई एक चपरासी बहुजन समाज के लिए बोल गया, लेकिन शायद ही 5 साल में वो बोल पाए होंगे बहुजन समाज के लिए ये स्थिति। तो ये कठपुतलियां हैं और हमें कठपुतलियों से बचना चाहिए। जिस जिले में हम रहते हैं वहां भानु प्रताप वर्मा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और 25 साल से सांसद हैं। और आप अगर यथास्थिति जमीन स्तर पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा नरेगा में मजदूर आज भी बहुजन समाज के लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये एक जो मनुस्मृति चलती थी उसी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो ठाकुर समाज से हैं, और जितने भी और जो लोग हैं वो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से मनुस्मृति चलती थी। कांशीराम जी वास्तव में एक नेता थे और उन्होंने मिशन चलाया था, और मिशन के चलाने के बाद भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, चमचागिरी। उन्होंने पहले ही वो समझ गए थे, भाप गए थे
और बहुत ऐसा नहीं है कि उनके समय भी चापलूस नहीं है। उन्होंने बामसेफ बनाया, बामसेफ को खराब किया गया, DS4 बनाई, DS4 को भी खराब किया गया, लोगों को खरीदा गया, लेकिन वो नहीं रुके। जिस प्रकार से आज सबसे ज्यादा ये दलित की जो बात करती हैं बहन जी मायावती जी, और चाहे ओबीसी वर्ग की जो बात करते थे मुलायम सिंह, आजकल उनके बेटे अखिलेश जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप लोग ये कठपुतलियां हैं, ये कभी पक्ष के साथ हो जाते हैं, कभी विपक्ष के साथ। ये हम लोगों को इनसे बचना है। और जो मिशन कांसी राम जी ने चलाया था, हमें उस मिशन पे उन्होंने कहा था कि मिशन नहीं रोकना चाहिए, राजनीति बने चाहे ना बने, हम नेता बने या ना बने। हाल ही में अभी देखा जाए छोटे छोटे चुनाव हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, अगर उन जातियों को हम लोग आगे लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, पीछे नहीं हो गए। मिशन आज भी चल रहा है और आज भी लोग जागरूक हैं। चूंकि हो ये रहा है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो हम लोगों को अब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी वोट की ताकत खो चुके हैं या हम लोग अपना पूर्ण समर्थन खो चुके हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। बस हम लोगों को अपने लोगों को पहचानने की जरूरत है, हम लोगों को अपने पत्रकार, वकील, डॉक्टर बनाने की जरूरत है, नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम लोगों के जो पूर्वज थे वो कांग्रेस को वोट दिया करते थे, लेकिन कांसीराम जी ने जब हम लोगों को जागृत किया तो हम लोग आगे बढ़े और बहुजन समाज पार्टी एक प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी मायावती। उसी प्रकार से उन्होंने विपक्ष के तौर पर बैकवर्ड के नेता मुलायम सिंह जी को बनाया था, सिर्फ इसीलिए बनाया था कि बैकवर्ड और हम लोगों की जो पक्ष और विपक्ष होगा वो हम लोगों का होगा। उसी प्रकार से उन लोगों की एक नीति है कि पक्ष भी हमारा रहेगा, विपक्ष भी हमारा रहेगा। इसमें हमारे नेता, हमारे लोग, हमारे समझदार लोग इसी में बिधे हुए हैं और हम लोगों का मिशन जो है वो धीमी गति में पहुंच गया। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, 2 सीटों पर हुए हैं। उसमें जो है बीएसपी ने 1 सीट पर लड़ा है, 1 पर नहीं लड़ा है। तो इसका परिणाम भी कल आने वाला है। परिणाम आने से एक दिन पहले मायावती का अचानक प्रेस वार्ता करना और एनडीए को पक्ष में समर्थन करना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए बहन जी एक बहुत बड़ी लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। लेकिन जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया में 100 जो बनाते थे, एक समय था उनका, एक समय ये भी आया कि वो फ्लॉप हो गया। एंड में उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें सेवानिवृत्त लेना पड़ा, तो उसी प्रकार से अब नौजवानों की ताकत, सीनियर जो लीडरशिप है, हम लोगों को नौजवानों को उन्हें बढ़ाना चाहिए, उन्हें नौजवानों को आगे लाना चाहिए। नए नए प्रकार के नए लोगों जो नौजवान राजनीति में आना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हालांकि अब वो हम लोगों की लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो ये कर सकते हैं, मतलब आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ा सकती हैं। अब एक स्थिति होती है, एक समय होता है, समय के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ किया, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से नेताजी मुलायम सिंह ने अपने लड़के को आगे बढ़ाया, समाजवाद का जो जितना भी उन्होंने बोया था वो आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो अब नौजवानों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मौजूदा हालत में बीएसपी की दयनीय स्थिति कही जा सकती है। हालांकि वो बड़ी पार्टी है, लेकिन इस समय बहुजन वर्ग जो है, जितना भी बहुजन वर्ग है, SC, OBC, माइनॉरिटी, इन सारे जातियों का इस समय जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं कहने के लिए, लेकिन बीएसपी चुनाव दर चुनाव भाजपा का समर्थन करती आई है। तो अब बीएसपी का क्या स्टैंड रहेगा और बहुजन वर्ग जो है अब किस ओर जाए? देखिए मैं आपको फिर अवगत कराना चाहता हूं कि बहन जी जो कुछ कर रही हैं वो सही कर रही हैं। वो एक बहुत बड़ी लीडर है और वो जो करेंगी वो अपने समाज के हित के लिए करेंगी, लेकिन इसके पीछे जब वो चाहे जब भी उन्होंने भाजपा का समर्थन किया हो, चाहे मिलीजुली सरकार बनी हो, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने चाहे डॉक्टर हो, पत्रकार हो, वकील हो, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने गठबंधन किया, ना कि अपने लोगों को पीछे। अब हो ये रहा है कि जो
जो लीडरशिप जिले से लेके जो प्रदेश तक की लीडरशिप थी वो खत्म हो चुकी, वो टूट चुकी। अब आप अकेली जा रही हैं और आप अकेली जाएंगी तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को नुकसान होगा। हाँ, ये होता कि हाँ, लोगों को आगे बढ़ाने के, अपने नेता, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम गठबंधन कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए 2024 का बहुत अच्छा वो रहता बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं इसको ये मानता हूं कि अगर किसी से भी गठबंधन कर रहे हैं तो आप अपने विचारों को तो रखिए। आप अपने जैसे पहले नारा दिया गया था, बहुजन हटाए बहुजन झुकाए। जब 2007 में सरकार बनी तो बहन जी ने वो नारा बदलकर सर्वजन हटाए सर्वजन सुखाए कर दिया। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 54 से लेकर 200 रुपए इस पार्टी को दिया, सींचा और खड़ा किया। उनके जो विचार थे, अगर हम लोगों को ऐसा ही करना है तो भाजपा हम लोगों के लिए क्या बुरी है। हमारे नेता हैं, हमारे बैकवर्ड के नेता हैं, जिस प्रकार से बैकवर्ड को भागीदारी मिले तो फिर हम बीएसपी में क्यों जाएं, हम भाजपा में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा साथ में मिलकर काम कर रही हैं, उसी प्रकार से हमें नई लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी और अखिलेश यादव को पक्ष और विपक्ष के साथ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और इसमें मैं चाहता हूं कि इस समय भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी जो परमानेंट संघर्ष कर रहे हैं, और अगर हाँ सीनियर लीडरशिप उनके ऊपर हाथ रखती है तो वास्तव में वो कुछ नया कारनामा करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि बहुजन वर्ग जो है इस समय चंद्रशेखर आजाद जी को अपनी ओर देख रहा है जी। क्या भविष्य हो सकता है चंद्रशेखर जी? बिल्कुल। देखिए, जो संघर्ष करेगा वो भविष्य होगा। हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने भी संघर्ष किया है, लेकिन उन्हें कोई नहीं समझ पाया। लेकिन आज भी हम लोग उन्हीं की विचारधारा पे चल रहे हैं। उस समय पे चाहे ज्योतिबा राव फूले थे, फूले साहब ने जो किया आप भी देख सकते हैं, आप मान सकते हैं। उन्होंने हर समय संघर्ष किया, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी। आज वही किताबें हम लोगों के लिए एक आदर्श हैं। तो ऐसा नहीं है, संघर्ष अगर जो एक क्षमता थी, आज हम लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए थे। आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर सिमट गए। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जो लीडरशिप थी वो खत्म करना। हम लोगों के गांव-गांव में नेता हो गए थे, हम लोग गांव-गांव में पत्रकार हो गए थे, वकील हो गए थे। तो हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था जिससे कि हम लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। लेकिन अब वो आप यथास्थिति मिला के बहुजन वर्ग ने एक अपनी पार्टी अच्छी खड़ी की थी, मतलब कहने का, और प्लेटफॉर्म अच्छे दिया था। बीएसपी ने 4 बार सरकार बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखा बहुजनों के प्रति, इसलिए आज कुछ की देनी थी। आज की चर्चा में जुड़े आपके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहिए, जिस प्रकार से कांसीराम जी ने बहुत से दल बनाए, ऐसा नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई थी। जब उन्हें लगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी आदर्शों पर, विचारधारा पर बेकार हो गई है, बिक गई है, तो उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी, फिर डीएस4 का गठन किया, पाम सेब का गठन किया। तो देखो, हम लोगों को बदलाव की जरूरत है। आज हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से जैसे ही कोई बहुजन समाज से निकल के सामने आता है, हम उस पर एक अपनी मोहरिया लगा देते हैं कि ये बहुजन समाज से निकल गया है। लेकिन हम लोगों ने कितना उनके साथ संघर्ष किया, हम लोगों ने कितना उनका साथ दिया, ये इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। जो आप फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूँ, जो स्ट्रक्चर हम जो ये जो भारतीय जनता पार्टी या मान लो कांग्रेस है या विपक्ष की जो स्ट्रक्चर है, वो वही स्ट्रक्चर है, उन्हीं के लड़के हैं। जैसे मान लीजिए ये जो क्या नाम उनका, जैन चौधरी, इनके पिताजी भी राजनीति करते रहे, इनके बेटे भी राजनीति कर रहे। तो राजनीति कोई बाकौती थोड़ी ना है, राजनीति कोई वो नहीं। हम लोगों को भी मौका मिलने चाहिए। मैं बहुजन विचारधारा से फॉलो करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमको भी मौका मिले, हम भी अपनी समाज की बात करें, हम भी लड़ें, हम भी अपने अधिकारों के लिए मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हम लोग चूंकि एक ही हम लोग तैयार कर पाए थे बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी में हम लोग वोट करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा थी, उससे कहीं डगमगा गई। आज की चर्चा में जुड़े आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहीं जाइए ना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज की चर्चा कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बीजेपी ने एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, क्या द्रौपदी अब आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे? जल और जंगल की लड़ाई है। आने वाला समय में जो भी होगा
आप सबके बीच में होगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, दोस्तों को शेयर करना जरूर ना भूलें। जय भीम, जय विज्ञान, धन्यवाद।